नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, ट्रेड डील को लेकर के लंबे समय से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे। उसमें जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सबसे जरूरी सवाल माना जा रहा था वो ये कि ट्रेड डील में असल में हो क्या रहा है। ट्रंप ऐलान कर देते हैं ट्रेड डील का, मोदी उसको इंडोर्स कर देते हैं और फिर पीयूष गोयल आते हैं तो वो कह देते हैं कि अभी तो ये पाइपलाइन में है, यानी अभी इसकी तैयारी चल रही है, तैयार हो रहा है, डिस्क्रिप्शंस तैयार हो रहे हैं, डिटेलिंग हो रही है, इत्यादि इत्यादि। अब दोनों तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई है, साझा अनाउंसमेंट, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ड्राफ्ट जो है, ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट क्या क्या है वो ये बताया जा रहा है। तो पहले तो जरा मैं ये समझूंगा सर कि ये जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट की असल कहानी क्या है, और साथ में जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो जो है भारत के बाकी लोग, भाजपा के बाकी लोग, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के संगी साथी, जितने भी दावे कर रहे थे, क्या वो इस ड्राफ्ट में पूरी तरीके से शामिल दिख रहा है? क्या किसान और कृषि सेक्टर बिल्कुल सेफ है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मैं बिल्कुल लेमन की भाषा में बात करूंगा ताकि किसी को भी कोई टेक्निकलिटी के अंदर उलझना ना पड़े। जो आप बात कर रहे हैं, जो ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो सो कॉल्ड जो है, आज सुबह भारतीय समय के अनुसार 4 बजे और अमेरिकन टाइम के अनुसार कल रात को वहां पे 7:30 बजे जारी किया गया। ठीक। हमारे वाले भाई क्या कह रहे थे कि अभी तो उस पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे बात हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, और इस पे लिखा है कि म्यूचुअली एग्रीड। इसमें कौन भारत की तरफ से एग्री किया ये नहीं पता है, क्योंकि जारी वहां से हुआ है, व्हाइट हाउस से हुआ है। तो हमारा क्या है मुझे कम से कम नहीं पता, और ना ही कहीं जो अभी तक की जो सारी फॉलो मैंने किया कहीं पे ये पता रहा है कि भारत की इसमें क्या भूमिका है। म्यूचुअल एग्रीमेंट लिखने से म्यूचुअल हो जाता है क्या, ये एक नई चीज है। अगर आम आदमी की भाषा में बात करूं तो सिंपल उसमें चलेंगे। सीधा सीधा मतलब ये कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ खत्म करेगा, और अमेरिका जो हमारे ऊपर टैरिफ लगता था जनरली 2.93% औसत, उसको बढ़ा करके 18% करेगा। ठीक। और हमारा जो टाइम टेस्टेड दशकों पुराना दोस्त है रशिया, उससे हम तेल हमें लेना बंद करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर हम उनसे तेल खरीदते पाएंगे तो अमेरिका के पास ये अधिकार होगा कि वो हमसे दोबारा हम पे दोबारा टैरिफ ऊपर से एक्स्ट्रा ठोक सकता है, जो 25% उसने लगाया था। अब इसमें भारत के इसमें क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। 2.93 से बढ़ा करके 18% कर देना, और फिर भी वो भारत की उसमें है, तो आप सोच लीजिएगा। मैंने एक कागज भेजा जिसको मैंने रेड लाइन से मार्क किया है, वो दर्शकों को जरूर दिखा दीजिएगा। उसमें क्या लिखते हैं ट्रंप का फ्रेम एग्रीमेंट। कितना शर्मनाक ये हो सकता है कि अमेरिका इस बात पर नजर रखेगा कि क्या भारत ने रूस से तेल आयात बंद कर दिया है। ये हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता का इससे भयंकर अपमान और क्या हो सकता है कि वो हम पर नजर रखेंगे। कहां गया आपका वो राष्ट्रवाद जिसका नाम ले लेकर आपने 56 इंची दिखाया था देश को। और अब राम प्रकाश जी सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। और देशों ने भी अमेरिका के साथ इस तरह के एग्रीमेंट किए। जरा उनकी डिटेल मैंने भेजी है, आपको दिखाइएगा दर्शकों को। इंडोनेशिया अमेरिकी उत्पादों पर 19% लगाता है, और अमेरिका भी उनके उत्पादों पर 19% लगाता है। ठीक। इसको कहते हैं बाइलेटरल म्यूचुअल। वियतनाम 20% लगाता है, अमेरिका भी उन पर 20% लगाता है। बांग्लादेश 20% लगाता है, अमेरिका भी 20% लगाता है। चाइना पर 34% लगता है, चाइना उन पर 34% लगाता है। जापान 20 से 25% लगाता है, वो भी जापान पे 20 से 25% लगाते हैं। साउथ कोरिया भी 25% लगाता है। कनाडा 0 से 5% लगाता है, अमेरिका भी उन पर 0.5 लगाता है। मेक्सिको 0 से 5 लगाता है, वो भी 0 से 5% लगाते हैं। यूरोपियन यूनियन 20 से 25% लगाते हैं, अमेरिका भी उन पर 20 से 25% लगाता है। अब आप डंकापति की ट्रेड डील देखिए। वो भारत पर 18% लगाएगा, और भारत उनके अमेरिकी उत्पादों पर 0% लगाएगा। गजब की डील है ना। कुछ बचा इसमें कहने के लिए? ये पूरे का पूरा मैंने चार्ट भेजा है, ये दर्शकों को दिखा दीजिएगा। ये इंटरिम एग्रीमेंट नहीं है, ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है राम प्रकाश जी। ये सरेंडर का डॉक्यूमेंट है। ये नरेंद्र मोदी का सरेंडर नहीं, ये पूरे देश का सरेंडर करा दिया उन्होंने। बहुत भारी दुख के साथ कहना पड़ रहा हूं। और क्या, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए एक बार। ट्रंप ने क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर रोक दीजिए। आपने क्या किया, रोक दिया। ट्रंप ने कहा चाबहार पोर्ट छोड़ दो। आपने क्या किया, बजट में जीरो, एक नए पैसे का भी एलोकेशन नहीं किया। उसने कहा रूस से तेल मत खरीदो, आपने तेल छोड़ दिया। उसने कहा ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, आपने छोड़ दिया। उन्होंने कहा अमेरिका से महंगा तेल खरीदो, आपने कहा ठीक है। अभी वेनेजुएला से तेल खरीदो,
ओके, वेनेजुएला का तेल भारत से 7% महंगा पड़ता है, ठीक। और उसको जो प्योरीफाई करने में, उसकी वो करने में, रिफाइनिंग करने में एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। उसके बावजूद आप किससे तेल खरीदोगे? वेनेजुएला से और अमेरिका से। अमेरिका ने कहा बाय अमेरिकन बढ़ाओ, आपने कहा ठीक है साहब। उसने कहा कृषि सेक्टर खोलो, आपने कहा ठीक है। उसने कहा हमारे डेयरी प्रोडक्ट खरीदो, आपने कहा ठीक है। अमेरिकन सामान पर टैरिफ जीरो करो, आपने कहा ठीक है। उसने कहा ट्रेड डील की घोषणा मैं करूंगा, आपने क्या कहा? ठीक है। अगर ये सरेंडर नहीं राम प्रकाश जी तो क्या है? इसके अलावा अगर कोई और सब शब्द आपके समझ में आता हो तो आप बता दीजिएगा। अब इसकी बारीकियों में चल पड़ी। बीते 3 साल में भारत और अमेरिका में जो है, बेसिकली भारत 40 से 42 अरब डॉलर का सामान मंगवाता है अमेरिका। डील के तहत जो आज उन्होंने घोषणा की है फ्रेमवर्क की, अगले 5 साल में भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान मंगवाएगा, यानी कि 11 गुना महंगा। हम तो पहले ही चाइना की डंपिंग से मरे पड़े हैं। अगर अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान, पहली बात तो लाओगे कैसे? इतना तो आपका वही नहीं है, टोटल बजाय उसके अलोकेशन नहीं है। ले आओगे तो आपके मेक इन इंडिया का क्या होगा? कभी सोचा है? भारत का कुल एक्सपोर्ट बिल 450 अरब डॉलर का है, यानी भारत के दुनिया के देशों को इतना ही निर्यात करता है। इससे ज्यादा का बिल तो अकेला अमेरिका से लेना पड़ेगा आपको। वो 500 अरब डॉलर कह रहा है 5 साल बाद। अमेरिका से ट्रेड डील के बाद व्यापार घाटा जो भारत का अमेरिका के साथ है, वो 5 साल में 11 गुना बढ़ जाएगा। 11 गुना, सोच करके देखिएगा। और इससे आपके रुपए का क्या होगा? ये 100 पे जाएगा, 110 पे जाएगा, 120 पे जाएगा, सोच लीजिएगा। क्योंकि आपको जो भुगतान करना होगा वो डॉलर में करना होगा, और रुपया 100 से ऊपर जाना निश्चित मान के चलिए। आप अभी आपके पास 734 बिलियन डॉलर है खजाने के अंदर, लेकिन अगर ये चीज हुई अमेरिका से खरीद का, तो डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार का क्या होगा वो भी देख लीजिएगा एक बार। तो बेसिकली क्या है कि 0% टैरिफ के सामान जब अमेरिका से भारत में आएगा, तो आपकी कृषि का क्या होगा? आपके मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी उद्योग का क्या होगा? बेसिकली भारत का व्यापार घाटा आसमान पर होगा और रुपया जमीन के नीचे जा चुका होगा। भारत ने कुल मिलाकर के अपनी संप्रभुता नहीं, अपनी इकोनॉमी को भी अमेरिका के चरणों में गिरवी रख दिया है। जो ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आया है, अगर इसकी शर्तों के हिसाब से आप जाएंगे तो। और अगर अब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, सारा पोमेरियन मीडिया आपने सुबह से देखा है, पीयूष गोयल ने ये बोल दिया, बिल्कुल साउथ ब्लॉक की जो स्क्रिप्ट आई है ना, यूं की यूं चिपका दी गई है सारी की सारी वेबसाइट्स पे। एक भी शब्द का कॉमा फुल स्टॉप कोई सवाल नहीं, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन इज देयर। बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि रूस से तेल न खरीदने पर 25% टैरिफ अभी हटा दिया। और कहां से खरीदोगे? वेनेजुएला से और अमेरिका से। इसका क्या मतलब समझते हैं आप? 7% महंगा तेल, उसके बाद उसकी रिफाइनिंग की कॉस्ट एक्स्ट्रा। तो भारत के लोगों को एक्स्ट्रा कीमत देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और हमारा जो राष्ट्रीय हित था उसका क्या हुआ? तो बेसिकली आपको देखना यह पड़ेगा कि क्या क्या बेच दिया है। तो इस पूरे खेल के अंदर सबसे खतरनाक जो चीज हुई है वो ही है कृषि और डेयरी सेक्टर। सबसे ज्यादा उसमें जो हमारे किसान, आपको पता है अमेरिका की जो एग्रीकल्चर है वो कितनी भयंकर सब्सिडाइज्ड है। अभी 4 महीने पहले, सितंबर अक्टूबर का आपको ध्यान होगा, हमने कपास के ऊपर से हटाया था टैरिफ, याद होगा आपको। उसके बाद क्या हुआ है आपको अगर बताऊंगा तो आप सिहर जाएंगे। अमेरिका से ये आने के बाद, टैरिफ जीरो होने के बाद, हमारे देश में जो कपास के दाम थे वो 1100 रुपए तक कम हो गए। 1100 रुपए तक कम। और जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, जो उन्होंने 95% इंपोर्ट बढ़ा दिया अमेरिका से, 95%। तो आपका, उन्होंने अपना इसको स्टोर भी कर लिया है। तो भारत में दाम पिट गया और अमेरिका से सस्ता खरीद लिया, मौके का फायदा उठा करके। तो आपके किसान का क्या होगा, आप केवल सोच लीजिएगा। उसके अलावा आज अब आने वाले टाइम में होगा क्या? भारत के जानवर अब लाल अमेरिकी ज्वार खाएंगे, ठीक। भारत के लोग अमेरिकन सोयाबीन से तेल की पूरी तलेंगे, अमेरिकी फल और जैम खाएंगे, सस्ते सेब खाएंगे। उसके अलावा जो कुछ अमेरिका के पास एक्स्ट्रा है, सोयाबीन से लेकर के कॉर्न से लेकर के जो कुछ भी है, वो सब कुछ भारत में डंप कर देगा। तो कुल मिलाकर के आज की जो परिस्थिति है, आज आपको ना कुछ कहते बन रहा है ना सुनते बन रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि आपने अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी को अमेरिका के हवाले करके और पल्ला झाड़ लिया है। अगर आप इस तरीके से अगर रशियन तेल के ऊपर वो नजर रखेंगे, तो हमारी संप्रभुता की क्या स्थिति है उसको केवल आप सोच लीजिए। तो ट्रंप ने बेसिकली जो ये, मैंने आपको कई बार ये बात कही थी कि ट्रंप जो है भारत को ब्लैकमेलिंग कर रहा है आर्म ट्विस्टिंग के जरिए, और उसका ये सबसे ज्वलंत उदाहरण है। और रही बात आपके मोदी जी की,
मोदी जी 2 दिन के लिए मलेशिया, आपको पता है, आज सुबह से निकल चुके हैं किसानों को अपने हवाले छोड़ करके। मैं मलेशिया पर आऊंगा सर, उसके पहले जरा मैं बात कर लूं, बाकी पीयूष गोयल हो या दूसरे लोग, दूसरे जो इस देश के मंत्री हैं, वो सब ये दावा कर रहे थे कि हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जो हम किसी से, किसी के दबाव में कोई सौदा नहीं करते, किसी के दबाव में कोई समझौता नहीं करते इत्यादि। तो ये अब तो रूस ने तेल और सस्ता कर दिया है जब ये सारी चीजें $11। चल रही थी। तो जब हमें सस्ता चल और ज्यादा सस्ता मिलने लगा, तो दूसरी तरफ ये जो सबूत सामने है कि रूस से तेल खरीद बंद करने के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ कम किया है, तो वो क्या है? और रूस अगर और सस्ता तेल कर रहा है, तो आप फिर रूस से खरीदने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे? क्यों आपने रूस से जो तेल खरीदी बंद की थी उसको दोबारा शुरू नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं, उसके लिए राम प्रकाश जी दम चाहिए ना, उसके लिए आंखों में आंख डाल करके बात लेने की हिम्मत 56 इंच चाहिए। से भी ज्यादा चाहिए क्या? नहीं, 56 इंच तो देख लिया आपने संसद के अंदर, लोकसभा में 56 इंच देखा नहीं कि महिलाएं अटैक कर देती, मैंने रोक लिया उनको और वो नहीं है। ताकि अगली बार आपको क्या पता, संसद के अंदर जब बोले लोकसभा में, तो हो सकता है वहां भी कोई बुलेट प्रूफ एनेक्सर लगा रखा हो, यू नेवर नो, कुछ भी एनक्लोजर लग सकता है, लाल किले पे लगता है, यहाँ भी लग सकता है। वो 56 इंची कहने की बात और है, वो तो सारे का सारा दिख रहा है, सारे का सारा सामने। आपने उनके कहने से ईरान से बंद किया था, रशिया से बंद कर दिया। रशिया की कोशिश क्या है कि किसी तरीके से उनकी इकोनॉमी सर्वाइव करती रहे, $11 पर बैरल के हिसाब से। और आप क्या कर रहे हैं, 7% मार्केट, करंट मार्केट रेट से भी महंगा खरीद करके, जिसकी रिफाइनिंग कॉस्ट भी ज्यादा है, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा है, वो लाएंगे। और ये आपकी संप्रभुता है, ये आपके देश के प्रति आपका देश हितैषी रवैया है। अब आप सोचिए, भारत के साथ जो व्यापार समझौता है उसमें क्या है हकीकत में, ट्रंप कर क्या रहा है? ट्रंप ने जापान की बाजू मरोड़ करके, आपने देखा, $550 अरब, दक्षिण कोरिया से $350 अरब और मलेशिया से $70 अरब के अमेरिकी निवेश की प्रतिबद्धता हासिल की। और उसकी इसी जो आक्रामक व्यापार रणनीति है, उसके तहत भारत को अब 5 वर्षों में $500 अरब के अमेरिकी उत्पादों के आयात का वादा करने के लिए मजबूर कर दिया। इस फ्रेमवर्क में, म्यूचुअल फ्रेमवर्क कहा जा रहा है इसको, मैंने सारे कागज भेजे आपको, दिखा दीजिएगा। हाल के जो बयान है उसमें स्पष्ट होता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि निर्यात उन्मुख पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत एक आयात निर्भर अर्थव्यवस्था है। हम इंपोर्ट डिपेंडेंट, चाइना से देखते हो ना आप हमारी क्या स्थिति है, जिसकी वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू खपत पर निर्भर करती है हमारी, जो भी ओवरऑल है। 2025 में कुल अमेरिकी भारत द्विपक्षीय वस्तु व्यापार मात्र $132.13 अरब होने के साथ भारत को अमेरिका से लगभग $100 अरब प्रति वर्ष आयात करने के लिए मजबूर करना, और इससे न केवल द्विपक्षीय संबंधों को बिगड़ेंगे, बल्कि भारतीय निर्यात में भारी वृद्धि के बिना भी भारत के कुल व्यापार घाटे का लगभग 2 गुना करके $200 तक पहुंचा सकता है। ठीक, और गन पॉइंट पे करवा रहा है ये बात। तो ट्रंप ने एक बार फिर साबित किया है कि उसकी व्यापार नीति चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी कहीं ज्यादा दमनकारी और शोषणकारी है। कमजोर एशियाई साझेदारियों को निशाना बनाकर ट्रंप अमेरिकी बाजार तक पहुंच का इस्तेमाल दबाव बनाने की बजाय आर्थिक दबाव के एक कठोर साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है, और हम लगातार झुकते जा रहे हैं। ये है ओवरऑल इस पूरे खेल की, और जिसके ऊपर कोई मुंह नहीं खुल रहा है। आज सुबह से आप देखिए, जो कुछ वहां से साउथ ब्लॉक से एक वो आ गया है, सारे के सारे एक भी सवाल कहीं नहीं, एक भी सवाल किसी ने पूछा हो कि एग्रीकल्चर को लेकर के क्या चीज है, इंडस्ट्री को लेकर के क्या चीज है, डंपिंग को लेकर के क्या है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हम किससे तेल खरीदेंगे, आप नजर रखेंगे? वो आर यू, वी आर ए सॉवरेन कंट्री। कोई आत्म सम्मान बचाएगा नहीं, या ये राष्ट्रवाद केवल कहने की चीज है, संप्रभुता केवल गाने की चीज है, जो मौका है तो सरेंडर कर दीजिए। ये ट्रंप ने जो किया आज भारत के साथ, ये भूतों ने भविष्य है। कोई देश का प्रधानमंत्री आज तक अमेरिका के सामने इस तरीके से, मतलब क्या कहूं मैं उसको, ऐसा सरेंडर कभी ना अमेरिका के सामने हुआ, ना किसी और देश के सामने हुआ। वो आपको पता है जिस तरीके की बातें पीयूष गोयल यहां कर रहे थे, 2 दिन पहले जिस तरीके की बात अपने विदेश मंत्री जयशंकर वहां कर रहे थे, अब एकदम ये कहां से म्यूचुअल एग्रीमेंट आ गया, फ्रेमवर्क? बताइए मुझे, किसी को पता ही कुछ नहीं। सब कुछ अमेरिका, ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, मैं और आप साझा जारी करेंगे, या मैं जारी कर दूंगा आप मान जाएंगे उसको? वो तो मूर्ख आदमी है, कुछ भी छाप देगा, आपकी तो ना करने की हिम्मत है नहीं, कुछ भी बोलता है नहीं वो तो तो। ये सर, अभी पीयूष गोयल 2 दिन पहले कह रहे थे कि डिटेलिंग हो रही है, और ये जो डिटेलिंग आई है तो क्या ये भारत में तैयार हुई है, इसमें से कुछ पोर्शन भी भारत की तरफ से है, या सब कुछ अमेरिका में ही तय हो गया है? राम प्रकाश जी, सुबह 4 बजे जारी करने का मतलब क्या समझते हैं? देवर कॉट ऑफ गार्ड, इनको पता ही कुछ नहीं।
इन्होंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है फॉर टू रीजंस। वन इज अडानी इशू, द अदर वन इज एप्स्टीन इशू। एप्स्टीन के जो सारे कारनामे सामने आ रहे हैं, जिसमें उनके प्रिय उद्योगपति जो दूसरे वाला है, उसके भी सारे कारनामे धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो गए हैं और ये बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए ट्रंप अपने देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि खुद भी फंसा हुआ है भाई। और वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के तहत हमारी बाजू मरोड़ रहा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हमें सुध नहीं है। हम केवल यहां से वहां नैरेटिव बदलने के अलावा और कोई काम ना कर रहे, ना नेता कर रहे, ना देश कर रहे। जो पत्रकार है वो मीडिया सारे का सारा मोदी के चरणों में सरेंडर है, और मोदी का जहां सरेंडर है वो सारे देश को पता लग गया इससे। सर, मोदी जी का जो सरेंडर है वो तो दिख रहा है। एप्स्टीन का आपने जिक्र कर दिया, तो उसमें केवल उद्योगपति ही क्या भाई, इनके बेहद करीबी मंत्री, उस मंत्री का नाम और मंत्री का रोल तो बहुत ही गंदे तरीके से सामने आ रहा है, बहुत ज्यादा गंदे तरीके से। तो ऐसे मामले में ये तो ठीक है सर कि अब ये कह दिया गया कि साझे रूप से ये फॉर्म फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया जा रहा है, लेकिन अब हम जरा इस पर आ जाएं कि ये फ्रेमवर्क हमारे देश में क्या केवल कृषि को ही नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है, या बाकी सेक्टर्स का क्या हश्र होने वाला है, जरा वो समझ ले। और एक चीज और जो हमने छोड़ी थी, मलेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री जी हमारे फिलहाल चले गए हैं। कह ये रहे हैं कि जो उनके मित्र हैं, अपने मित्र का हवाला दे करके वो कह रहे हैं, एक मित्र तो पूरे देश को जो है हम देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, कहना ठीक नहीं है, उस शब्द का उपयोग ठीक नहीं है, गलत है देश के रेफरेंस में। लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी और अडानी के चलते जो है वो इस देश को ही बिल्कुल ठिकाने लगा के रखा हुआ है उसने। तो एक तो वो है, और अब ये दूसरा मित्र कह रहे हैं कि जो मेरे मित्र हैं प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, उनके निमंत्रण पर मलेशिया के आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। क्या माना जाए, वहां से भी कुछ ऐसा होने जा रहा है क्या? नहीं, वो जो अपने यहाँ वाले मित्र है उसके लिए कुछ और ढूंढ रहे होंगे। एक सूत्रीय एजेंडा तो वही रहता, वरना तो पार्लियामेंट इज इन सेशन। और ये जो म्यूचुअल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आया है जो अमेरिका से जारी हो गया, क्या संसद के सत्र के दौरान आपने संसद में इस पर चर्चा करने की गनीमत उठाई कि नहीं उठाई? कैसे अमेरिका ने एक तरफा ढंग से जारी कर दिया? सोचिएगा जरा, इस पे कोई जवाब है? आपने कहा क्या क्या इफेक्ट होगा? एग्रीकल्चर का सत्यानाश समझिए, नंबर एक। नंबर दो, डेयरी गई, तो सस्ते फल वगैरह आएंगे, सारा उससे काम खराब हो जाएगा। प्लस जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि जो छोटे मोटे एमएसएमई से लेकर के जो छोटे मोटे बच्चे भी हुए, वो पहले चाइना ने कब्जा कर रखा है, अब रही सही कसर अमेरिका से पूरी हो जाएगी। तो आपके मेक इन इंडिया का भी 3, 13, 5 जो भी कुछ होना है वो समझ लीजिए। आपने कहा कि मलेशिया चले गए, तो क्यों ना जाए मलेशिया? ऐसी जब भी कोई परिस्थिति होती है, चाहे दिल्ली का बम विस्फोट हो, चाहे कोई बड़ी से बड़ी घटना हो, तो कहां जाते हैं? विदेश में ही जाते हैं डंका बजाने के लिए। अब 2 दिन टीवी पे क्या चलेगा? मलेशिया में ये कर दिया, वहां रेड कारपेट हो गया, वहां ये हो गया, वहां ढोल बजाया, वहां अप्रवासी आए, कोई भावुक हो गई महिला। ये सारा करके नैरेटिव चेंज करने की कोशिश पवेलियंस करेंगे। तो ये एक अल्टरनेट कवरेज का पैटर्न है ना। यहां रहेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अपने बाहर घूम रहे हैं, इस बहाने पर्यटन भी हो गया, कहने को देश का कल्याण भी हो गया, अपने एवन का भी कल्याण हो गया, सैर सपाटा हो गया, प्लस अपना नैरेटिव चेंज हो गया। मोदी जी का तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये कोई नई बात नहीं है। 12.25 साल हो गया अब तो देश को देखते हुए। लेकिन रामप्रकाश जी, भागने की जगह अब बचेगी नहीं। कब तक बकरी की मां खैर बनाएगी? 4 दिन पहले उस भाई ने ट्वीट किया था, 2 तारीख को। 3 को आपने माला पहन ली थी, सम्मानित हो गए थे आप। उसके बाद अब ये म्यूचुअल ट्रेड फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जारी हो गया है, इकलौते ढंग से, एक तरफा ढंग से व्हाइट हाउस से जारी कर दिया भाई ने, यहाँ कोई जिक्र नहीं है। ऐसे 21 दिन मार्च अप्रैल में फाइनल वो आ जाएंगी, आपको फिर भी पता नहीं लगेगा, वो जो कहेगा वो आपको मानना है। एक भी पॉइंट, जब कोई डील होती है राम प्रकाश जी, उसमें आपका एक अपना पक्ष होता है, मेरा एक अपना पक्ष होता है, उसमें सारी तरह के डिफरेंसेस भी होते हैं, सहमतियां भी होती है। कहीं किसी चीज पे आपने कोई चर्चा सुनी क्या? एक भी शब्द सुना हो तो? जो कुछ वो कह रहे हैं आप मानते जा रहे हो, उसको जस्टिफाई करते जा रहे हो। मैं आप पूछ ले तो कहते हैं कि अभी तो ब्रीफिंग्स जारी है। अभी तो ब्रीफिंग जारी थी तो ये कहां से आ गया फिर? अपना क्या नाम, गोयल तो गए नहीं वहां पे, जयशंकर ने कह दिया गोयल कर रहे हैं। तो ट्रंप को अधिकार दे रखा है कि आपने जो मर्जी जाए छाप दो, कोई दिक्कत नहीं, अब मान लेंगे। ये तो उसी तरह दिखता है। जो शब्द प्रयोग किए गए हैं कि रूस के तेल की आयात पर हम नजर रखेंगे, और अगर भारत ने किया, करते हुए पाया गया, तो हम फिर पेनल्टी ठोक सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एग्रीमेंट किया आपने। वो धमकी दे रहा है और उसको म्यूचुअल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बता रहा है, और आप उसको स्वीकार कर रहे हो।
बड़ा जबरदस्त राष्ट्रवाद पाया आपने, और कोई भगत पूछने वाला नहीं, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं। 4 दिन पहले जिस तरीके से जनरल नरवणे की पूरी किताब का नैरेटिव किस तरीके से इधर से उधर भगा के महिलाएं हमला कर देंगी, फला कर देंगी, वहां ले गए। आपको ध्यान है, जब पाकिस्तान का जिक्र आता है तब तो मोदी जी प्लान भी खुद ही बढ़ाते हैं युद्ध की, बालाकोट से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी वही रखते हैं, करते हैं ना। बादलों में रेडार कैसे उसको धोखा देना रेडार को, वो भी मोदी जी बताते हैं। और चीन का नाम आया तो कहां है मोदी जी? मलेशिया में है या सदन से बाहर है। ये समझ में आया आपको? इसको हिपोक्रेसी नहीं तो इसको क्या कहते हैं? पाकिस्तान के साथ सब कुछ, और अब गजब देखिए, दिल्ली विस्फोट के बाद किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया? वो क्यों नहीं लिया? ये भी सोचिएगा। ये सारा 56 इंची सबके सामने, देश के दुनिया के सामने तार तार हो रहा है। चाहे वो अमेरिका का मामला हो, चाहे स्वदेश हो, चाहे विदेश हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे कूटनीति हो, जो मर्जी उठा करके देख लीजिए आप। ये है हकीकत आपकी। तो ये सर जो ट्रेड डील है, अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जिन देशों से अडानी जी के लिए धंधा लेने प्रधानमंत्री जाते थे, उनके लिए व्यापार जुटाने जाते थे, उन देशों के साथ एग्रीमेंट फिर ठीक था। अब ऐसा नहीं लगने लगा है कि अडानी जी के लिए वो जो करते थे वो ज्यादा बेहतर था? कम से कम पूरे देश को सजा तो नहीं भुगतनी पड़ रही थी, पनिशमेंट तो नहीं मिल रही थी। भाई टैरिफ लगा करके महंगाई की मार झेलिए, वो टैरिफ लगा करके हटा करके अपने हिसाब से सारे सौदे करे चले जा रहा है आदमी। और ऐसे इससे पहले खाली अडानी जी के लिए बिजनेस ले आते थे, कुछ डील उनको दे आते थे, काम खत्म हो जाता था, पूरा देश नहीं भुगतता था। इस मामले में पूरा देश भुगत रहा है। राम प्रकाश जी, देश नहीं पीढ़ियां भुगतेंगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मेरे और आप तक का सवाल नहीं है। एग्रीकल्चर में जब सब कुछ वहां से आ जाएगा तो आपका किसान क्या करेगा बेचारा? वो बताएंगे आपको क्या बोना है, क्या उगाना है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो यहाँ पे ठेल देंगे सब कुछ। आपको पता है अमेरिका के अंदर कितनी हेवीली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर है, कितनी हेवीली। तो वहां का किसान तो किसी भी कीमत पर अफोर्ड कर सकता है उसको बेचने के लिए। हमारा किसान कहां जाएगा बेचारा? उसके पास तो पहले ही लिमिटेड एवेन्यूज है। सब्सिडी के नाम पर क्या स्थिति उसकी है, कीटनाशकों के क्या दाम है, बीजों के क्या दाम है, जिस तरह की मार्केट की क्या स्थिति है। एक कॉटन के फैसले ने, राम प्रकाश जी मैंने बताया तो आपको, एक कॉटन का फैसला आपने 3 महीने पहले किया था, 95% इंपोर्ट बढ़ गया है। और सबने डंपिंग कर ली है, जितने भी यार्न इंपोर्टर्स हैं सबने डंपिंग कर ली है। भारत के किसान की आप सोचिएगा कि उसके कपास का क्या होगा। 1100 रुपए रेट कम हो गया केवल एक फैसले से। और ऐसी तमाम चीजों का इशारा फाइनेंस बिल में ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप सोचिए इस देश की अर्थव्यवस्था का होगा क्या? आपने गिरवी रख दिया क्या देश को, केवल इसलिए कि अडानी बच जाए, केवल एप्स्टीन के मामले में तुम्हारा सच सामने ना है। आपको क्या लगता है इसका कोई अंत है क्या? अगर आपने मेरी बाजू मरोड़ी, मैंने उसको स्वीकार करना शुरू किया, तो फिर बांध करके चलिएगा, आप मुझे बख्शेंगे नहीं। और ट्रंप तो प्रोफेशनल ब्लैकमेलर है, जापान को नहीं छोड़ा उसने, तमाम देशों को जिस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है, तो क्या हमें बख्श देगा वो? और हम 56 इंच सीना घुमाए फिर रहे हैं। सवाल का किसी का जवाब नहीं, किसी मंत्री के पास नहीं, किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं। संसद के अंदर केवल डील शब्द कह के साइड स्टेप करके बता क्यों नहीं दिया कि क्या क्या लाभ? माला तो बहुत जल्दी पहन ली थी, 3 तारीख को। 3 तारीख को माला पहनते हैं, 4 तारीख को जयशंकर कहते हैं कि अभी तो वर्कआउट हो रहा है, फिर माला किस चीज की पहनी थी? बताइए देश को। और सारे का सारा मीडिया इसके लाभ गिनाने में लगा हुआ है। अरे सत्यानाश का भी कोई लाभ होता है क्या? रामप्रकाश जी, 2.9% आप मेरे से टैक्स लेते थे, 18% आपने शुरू कर दिया। इसमें मेरा भला कहां से हो जाएगा बताइएगा मुझे? मैं आपसे 10 से 30% टैक्स लेता था, मैंने 0 कर दिया, मेरा भला कैसे होगा इसमें? ये साधारण अंकगणित भी समझ में नहीं आ रहा है देश के लोगों को। या हम बिल्कुल, उन्होंने हमें मूर्ख मान के ये फॉर ग्रांटेड है, इनका जो मर्जी है कर लीजिए। उस परिस्थिति में हम तो कभी नहीं थे। आज कहां खड़े हो आप? ये इतना साधारण गणित भी समझ में नहीं आ रहा देश को, वो डंका बजाते फिर रहे सारे किसान संगठन। आप सोचिए ये जो 3 कृषि कानून थे ना, काले कानून, वो तो कुछ भी नहीं थे इसके सामने। यहां तो अब स्थिति समझिए क्या है, सारे के सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, मिल्क प्रोड्यूसर्स कहां से आएंगे? यूएस से। आप बॉन्डेड लेबर हो उनके, आपको $500 का सामान खरीदना है उनसे 5 साल बाद, नंबर 1। उसके बाद आप अपनी जमीन का क्या करेंगे? आपका तो कुछ बिगड़ा नहीं। आप क्या करेंगे? आप अपनी जमीन बेचेंगे। और जमीन किसको बेचेंगे? जमीन लेने के पैसे किसके पास होंगे? A1 और A2 के पास। ध्यान रख लीजिए इस बात का। तो इस एक बिल से सारी एग्रीकल्चर काबू अमेरिका के जरिए, और सारी के सारे लैंड रिसोर्स काबू, जो
आप लैंड एक्विजिशन एक्ट के जरिए 2014 में करना चाह रहे थे और जिस अध्यादेश को आपको वापस लेना पड़ा था। तो ये सारे का सारा जो एजेंडा था, जिसमें ये पहले नाकाम रहे थे, चाहे कृषि बिल थे, चाहे लैंड एक्विजिशन बिल था, इस एक झटके में इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था और संप्रभुता अमेरिका के चरणों में रख दी गई। बिल्कुल। अब इस संप्रभुता को, मोदी जी के लिए संप्रभुता के मायने मुझे लगता है शायद अलग हैं। उनके लिए केवल अडानी की संप्रभुता ही या शायद अडानी का धंधा ही उनके लिए संप्रभुता है। कुछ इस तरीके का दृश्य हम बीते कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन और कई बार उसका कुछ विरोध भी होता है, पर वास्तव में जो सवाल है, जो विरोध है, वो शायद मोदी जी को या तो समझ में नहीं आ रहे या फिर मोदी इन सारी चीजों को समझना नहीं चाहते। उनकी नजर में इस देश की जनता की कोई वैल्यू कहीं दिखाई देते हुए फिलहाल नहीं पड़ रही। और अब तो देश का संविधान हो या देश का जवान हो, देश का किसान हो, कोई भी हो, सब कुछ गॉड हो गया है एक अडानी के लिए। अपनी साख तो दुनिया में गंवा ही रहे हैं, भारत के महत्व और भारत की वैल्यू को भी लगातार गिरा रहे हैं। और भारत की ये जो गिरावट है, निश्चित तौर पे जो बात सर ने कही वो बहुत अहम है कि आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। आपकी पीढ़ियों को ना भुगतना पड़े, इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपकी जागरूकता जितनी जल्दी होगी, उतना जल्दी शायद बचाव हो सकेगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।